मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यूपी। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन, इम्पोर्टेंट आदेश के बारे में वार्ता करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सीपीसी 1908 में कुल सेक्शन 158, कुल आदेश 51 है। इसके पूरे आदेश और कुल सेक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन और इम्पोर्टेंट ऑर्डर आदेश का ही इस्तेमाल अमूमन सिविल की प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्तागण करते हैं, जिनका जानकारी लगभग सभी अधिवक्ताओं को होना आवश्यक है। इम्पोर्टेंट सेक्शन में सबसे पहले सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा 1110 है। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा इस बात को दर्शाता है कि पार्टी के बीच में पहले से कोई विवाद, पहले से कोई मुकदमा रहा हो तो नया दूसरा उसी फैक्ट ऑफ इशू पर नया मुकदमा नहीं चलेगा। सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट की बात बताता है। इसी सेक्शन में आगे बढ़ने पर सेक्शन 24 जो कि ट्रांसफ़र ऑफ सूट की बात कहता है। जैसे सिविल या सीनियर डिवीज़न, मुंसाफ किसी भी कोर्ट से ट्रांसफ़र कराना हो तो सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, जिला जज के यहाँ फाइल की जाती है सेक्शन 24 में। सेक्शन 25 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है सिविल संबंधी बात को दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करने के बारे में। इसमें आगे इम्पोर्टेंट में सेक्शन 75 आता है। कमीशन वगैरह जैसे निकलता है, जब अधिवक्ता कमीशन है, अमीन कमीशन है, इसको रेलिवेंट ऑर्डर जो है 26 नियम 1 और सेक्शन 75 में कमीशन की एप्लीकेशन वकील अधिवक्ता डालते हैं। सेक्शन 75 ऑर्डर 26, इसकी जानकारी आदमी को मेन ये सेक्शन है जिनको जानकारी होनी चाहिए। शुरुआत में रेस जुडिकाटा हमने बताया, ट्रांसफ़र के लिए सेक्शन 24 बता दिया, जिला जज के यहाँ एप्लीकेशन फाइल होगी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाना है सेक्शन 25 में चले जाएंगे, कमीशन की एप्लीकेशन डालनी है सेक्शन 75 में डालेंगे और सब्सिक्वेंट ऑर्डर 26 का भी मेंशन होगा, क्योंकि इधर सेक्शन में कमीशन के बारे में कहा है, उधर ऑर्डर 26 में कहा है, अमीन कमीशन हो या अधिवक्ता कमीशन। फिर आगे एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है 80 सीपीसी कहते हैं, जिसमें कि स्टेट के खिलाफ कोई मुकदमा हुआ हो, 60 दिन की नोटिस जारी दिया जाता है, दे करके ही आप मुकदमा करेंगे तो 80 सीपीसी की नोटिस कहा जाता है। इसके बाद 96 सेक्शन है, इसमें अपील है। मूल आर्डर और डिक्री की अपील 96 है और आदेश उधर चले जाएंगे 41 में। तो 96 और ऑर्डर 41 के साथ में जैसे कोई मूल ऑर्डर हुआ हो, कोई मूल डिक्री हुई हो, उसकी अपील होगी ऑर्डर 41 में। और सेक्शन स्वपठित सेक्शन 96 सीपीसी। इसके बाद सेक्शन है रिव्यू है और रिवीजन है। 114 है रिव्यू और 115 है रिवीजन। रिव्यू का ऑर्डर दिया गया है 47 में। सेक्शन 114 रिव्यू, सेक्शन 115 रिवीजन और रिव्यू के साथ में ऑर्डर 47 है, रिवीजन के साथ में ऑर्डर नहीं है। एक बार फिर से हम सेक्शन के बारे में देखते हैं। रेस जुडिकाटा सेक्शन 11, ट्रांसफ़र फाइल करानी है सेक्शन 24, सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र कराने का है तो सेक्शन 25, कमीशन की एप्लीकेशन देनी है तो सेक्शन 75 ऑर्डर 26 के साथ डाला जाएगा। स्टेट के खिलाफ मुकदमा करना है 80 सीपीसी, 60 दिन का मियाद होती है, सूचना दी जाएगी।
मूल आर्डर कोई हुआ है, डिक्री हुआ है, उसकी अपील होगी आर्डर सेक्शन 96 में और आर्डर 41 में। रिव्यू 114, आदेश 47, रिव्यू 114, रिवीजन 115। इस तरीके से ये सेक्शन का विवरण मेन सेक्शन रहे। इधर 158 सेक्शन हैं और 51 आर्डर हैं सीपीसी में। इम्पोर्टेंट आर्डर के बारे में भी आदमी को, हम अधिवक्तागण को अमूमन जानना चाहिए। इधर सेक्शन का विवरण हो गया, इधर आर्डर 158 सेक्शन और 51 आर्डर की जानकारी। इसमें से मेन आर्डर जो है, आर्डर 1 है, कोई भी मुकदमा होता है तो पहले 2 पक्षकार होंगे, वादी प्रतिवादी होगा, विवाद होगा, तभी पक्षकार आर्डर 1 में रहेंगे। पक्षकार का मतलब वादी प्रतिवादी आएंगे तभी मुकदमा शुरू होने का स्थिति बनती है। आर्डर 1 में देखते हैं, अमूमन कोर्ट प्रक्रिया में सुनने में आता है 110 की एप्लीकेशन पड़ गई, कोई थर्ड पार्टी आ गया, तो ये पक्षकार के बारे में ही आर्डर है। तो पक्षकार होंगे, उसके बाद वाद होगा, वाद मतलब दावा तैयार होगा। आर्डर 2 में दावा, आर्डर 1 में पक्षकार। जब पक्षकार आ गए, दावा बन गया, तब प्लीडर का नंबर आएगा। आर्डर 3 में प्लीडर आएगा मुकदमे को प्लीड करने के लिए। तो आर्डर 1, आर्डर 2, आर्डर 3, पहले पक्षकार, फिर दावा मतलब वाद तैयार होगा, फिर उसके बाद वकील आएगा, प्लीडर आएगा, फिर उसके बाद में दावा मेंटेनेबल है कि नहीं है, किस कोर्ट में किया जाएगा। वो आर्डर 4 में ये दिया गया है कि दावा खारिज हो सकता है, वापस हो सकता है, इस बारे में है। तो 1, 2, 3, 4, उसके बाद सम्मन आए। जब दावा हो गया, दावा मेंटेन हो गया, तो सेक्शन 5 में पार्टी को सम्मन जाएगा। आर्डर 5, सम्मन का अमूमन देखते हैं नोटिस का प्रोफार्मा में आदेश 5 नियम 1, 2 लिखा रहता है, जिसमें नोटिस भेजी जाती है। इसी में एक्स पार्टी प्रोसीड करने के लिए भी एप्लीकेशन दी जाती है। आर्डर 5 नियम 6 में दिया जाता है कि साहब मान लिया जाए कि उनको तामीला हो गया है, उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड किया जाए। इस तरीके से आदेश 5 में ही सम्मन जाता है, इसी में एक्स पार्टी प्रोसीड करने के लिए एप्लीकेशन भी पड़ती है। यहाँ तक आर्डर 5 हो गया। जब सम्मन हो गया, सब कुछ हो गया, दावा में मालूम पड़ा किसी को कोई संशोधन करना है, प्लेडिंग में संशोधन करना है, WS में संशोधन करना है, तो आर्डर 6-17 अमूमन जनरल बोला जाता है। आर्डर 6-17 की एप्लीकेशन, यानी दावा में संशोधन, WS में संशोधन करना है, 6-17 की एप्लीकेशन फाइल होगी। इतना हो गया। उसके बाद आर्डर 7 एक आता है, 7-11 की जनरल सुना जाता है कि साहब दावा मेंटेनेबल नहीं है, गलत कहा गया है, जुरिडिक्शन नहीं है, मूल्यांकन गलत किया गया है, इस आधार पर दावा निरस्त किया जाए। तो आर्डर 7 का ये विशेष यूज होता है निरस्त करने के लिए, दावा को निरस्त करने के लिए। इसके बाद आर्डर 8 में आता है WS फाइल करने का। आर्डर 8 नियम 1, 2, जिसमें कि 30 दिन के लिए समय दिया गया है। 30 दिन में आप WS डालिए, कोर्ट के लीव पर है 90 दिन में डालिए, मैक्सिमम 90 दिन टाइम दे दिया गया है WS, उसके बाद आप नहीं डाल सकते। इसी में आर्डर 10 में है, आर्डर 8 रूल 10, अगर आप नहीं डालते हैं तो आपका WS का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि व्यवहार में होता नहीं है, अगर आपका जेन्युइन रीज़न है, आधार है, तो आपको WS का अवसर दिया जाता है। आर्डर 8(1) में आपको 30 दिन 90 दिन का समय है। आर्डर 8 नियम 10 में अगर आप टाइम पर नहीं फाइल करते हैं तो उसमें अवसर समाप्त करने का कोर्ट को पावर है। इतना हुआ आर्डर 1 से लेके 8 तक। 9 में रेस्टोरेशन वगैरह की फाइल होती है, 9(4) है, 9(9) है। लोग फाइल करते हैं कि कोर्ट में उपस्थित नहीं रहा वादी प्रतिवादी, तो मुकदमा उसका डिसमिस हो गया, तो रेस्टोरेशन डालते हैं। आर्डर 9 के बारे में ये कहा गया है।
इस तरीके से अगला आर्डर 10 आता है। 10 में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, आर्डर 10(2) में कोर्ट जो है स्वतः भी पार्टी के आने पर उसका मौखिक बयान एम्बिग्यूटी दूर करने के लिए, कन्फ्यूजन फैक्ट ऑफ इशू का दूर करने के लिए कोर्ट भी अग्रेसिव हो जाती है, खुद भी मौखिक परीक्षा करने लगती है। कुछ उनको पावर दिया गया है आर्डर 10 रूल 2 में। जिस तरीके से एविडेंस एक्ट 1872 में 165 में कोर्ट को पावर दिया गया है एम्बिग्यूटी दूर करने के लिए, खुद भी पार्टी कोर्ट जो है बीच में टू कोर्ट करके क्रॉस के दौरान क्वेश्चन करने लगती है। हालांकि उसके क्वेश्चन करने से आदमी को घबराना नहीं है, क्रॉस करते समय यदि कोर्ट करती है टू कोर्ट के लिखाया जाएगा, उसके बाद पार्टी को, वकील को खुद भी पावर होता है कि कोर्ट ने क्या पूछा उस पर भी जीरा कर सकता है। इसी तरीके का सीबीसी में भी आर्डर 10 की व्यवस्था दी गई है, जैसे 165 एविडेंस एक्ट में उधर दिया गया है कोर्ट कैसे खुद भी क्वेश्चन कर सकती है, उसी तरीके से आर्डर 10(2) में मौखिक परीक्षा की बात कही गई। अब इसके बाद जब ये हो गया तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा आर्डर 13 में फाइल हो जाएगा सभी को। 14 में, आर्डर 14 में इशू बनना है, यानी 14 में इशू बनने के पहले आर्डर 13 में सारे डॉक्यूमेंट को फाइल कर देना होगा पार्टी को। उसके बाद आर्डर 17 एक आता है कि कोर्ट स्थगित कर सकती है, स्थगन वगैरह के बारे में है। 18 में गवाही, आर्डर 18 में गवाही मेन ये है, और बीच में निर्णय डिक्री बन जाती है। कुल इम्पोर्टेंट आर्डर जिनका यूज जनरल ये होता है, इनके बारे में हमने बताने की कोशिश की। एक बार फिर से रिवाइज किया जाए तो सिविल का मुकदमा होगा, सिविल का मुकदमा जब होगा तो पक्षकार होंगे तभी विवाद होगा, तभी मुकदमा होगा। पक्षकार होंगे तो आदेश 1 में आएंगे, पक्षकार बनेंगे तो आदेश 1 में, जिनमें कि दिया गया है 110 वगैरह की एप्लीकेशन, जो हमने बताया कि थर्ड पार्टी कभी कभी जिनको पार्टी नहीं रहती है दावा में, तो वो भी बनने के लिए, आवश्यक पक्षकार बनने के लिए आदेश 1 नियम 10 आर्डर 1 रूल 10 में एप्लीकेशन देती। तो पक्षकार के बारे में विवरण दिया गया है किसमें, आदेश 1 में। आदेश 2 में दावा के बारे में फ्रेमिंग ऑफ प्लेन, दावा का विरचन, ये कहा गया आदेश 2। फिर आदेश 3, जब पार्टी आ गई आदेश 1 में, पार्टी आ गई आदेश 1, आदेश 2 में फ्रेमिंग ऑफ सूट हो गया तो वकील आएगा, प्लीडर आ जाएगा आर्डर 3 में। आर्डर 3 में प्लीडर जब आ गया तो ये इम्पोर्टेंट है, 4 को छोड़ भी दिया जाए, छोड़ने की बात नहीं है, प्लीडर अगर आ गया तो दावा रजिस्टर होता है केवल आर्डर 4 में, ये विवरण दिया गया है। 1 में पक्षकार हो गया, 2 में फ्रेमिंग ऑफ सूट हो गया, 3 में वकील हो गया, 4 में रजिस्टर हो जाएगा मुकदमा। रजिस्टर हो गया तो 5 में सम्मन हो जाएगा, 5 में सम्मन हो जाएगा। 6 में संशोधन वगैरह, किसी को कोई बात करनी हो, दावा में कोई कमी हो तो संशोधन करेगा आर्डर 6 में। 7, 11 वगैरह की एप्लीकेशन पड़ती है निरस्ती के बारे में। आर्डर 8 के बारे 8 दिया गया है WS हमने बता दिया कि 30 दिन 90 दिन का टाइम होता है। आर्डर 8 में अगर आप नहीं देते हैं तो आर्डर 8 रूल 10 में आपका WS का अवसर समाप्त हो सकता है। आर्डर 9 आता है रेस्टोरेशन के बारे में आता है। रेस्टोरेशन, कोई पार्टी जिस दिन नहीं रहती है, दावा खारिज हो जाता है, तो रेस्टोरेशन की प्रक्रिया पूरी की गई है, आर्डर 9 है। 10 आर्डर 10 दिया गया है जिसमें कोर्ट खुद मौखिक परीक्षा कर सकती है, जैसे कि 165 एविडेंस एक्ट में कोर्ट बीच में क्रॉस के दौरान खुद क्वेश्चन करती है, उसी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। आर्डर 10 में 10(2) में कोर्ट क्वेश्चन मौखिक कर सकती है। जब ये 10 के बाद में 13 आ गया, 13 का मतलब ये है कि अब आगे जब विवाद हो गया तो इशू बनना है। 14 में इशू बनना है, आर्डर 14 में इशू बनने के पहले ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइल करना है आर्डर 13 में, बस इतना ध्यान देना है। 14 में इशू तो उसके पहले यानी 13 में सारे पेपर फाइल कर दीजिए। 18 में गवाही होनी है। एक आर्डर आता है 17 में बीच में स्थगन वगैरह के बारे में, 18 में गवाही, 20 में निर्णय। बहुत ज़्यादा इसमें जो है तो बहुत बृहद पैमाने पर
अदरवाइज जो जनरल यूज करने होने वाले ऑर्डर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, जिनका कि जनरल यूज होता है। मुकदमा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जजमेंट होता है। तो मित्रों, सीपीसी के बारे में इम्पोर्टेंट सेक्शन और ऑर्डर के बारे में हमने बताने की कोशिश की। फिर आगे समय मिलने पर कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करने का प्रयास करूँगा। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।